हेलो एवरीवन। सभी लोग कैसे हो बच्चा पार्टी बताओ। सभी लोग बढ़िया से होंगे, आई होप सो। हाँ, बढ़िया चल रही है पढ़ाई, ठीक ठाक चल रही है। कोई चीटिंग कर रहा है पढ़ाई के मामले में? बच्चे पढ़ाई के मामले में बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है क्या? अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छा, आज अपन क्या करने वाले हैं बच्चा? बिहार बोर्ड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। पहले अपन पेपर पैटर्न समझेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न से आते हैं, कितने एमसीक्यूज़ हैं, कितने छोटे क्वेश्चन हैं, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो कितने हैं, बड़े क्वेश्चन कितने हैं, उनकी मार्किंग कैसे है, उसकी स्कीम कैसे है, किस चैप्टर में से कितने आ रहे हैं, ठीक है क्या? ये सब चीज़ अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन, ये अपना लेक्चर ना लंबा होने वाला है, तो क्वेश्चंस पे भी फोकस करो और अपनी चीज़ों को ना रिगेन करने की कोशिश करो। पहले गेन करो, फिर उनको रिवीजन करो अपने दिमाग में, तो रिगेन होगी, ठीक है क्या? क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें सॉल्व करना। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये अपना क्वेश्चन पेपर बाहर से ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब बेसिक अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जिसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे तुम्हें पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। कि इतने टाइम पीरियड में करना है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। तो ये सब चीज़ इंस्ट्रक्शन होंगे जो बेसिक तुम्हें रीड करना है, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन पेपर के टाइप पे। फिर अपन को ये बता दिया जाएगा कि इस सेक्शन ए में इतने क्वेश्चंस हैं, बी में इतने हैं, ये सब चीज़ उसमें डिटरमाइन हो जाएगी एकदम, ठीक है। जब अपन आएंगे मेन अपने सेक्शन ए पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो अपन को पता चलेगा सबसे पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है क्या? सबसे पहले क्या आएंगे बच्चा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले अपना ये पढ़ लो, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, एक बार रीड करो इसको सभी लोग। सबसे पहले जो आएंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसको रीड करो एक बार, रीड करो इसको। सभी को आ रहा है समझ में? रीड करो इसको। देखो पहले क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही है, उसको चुन के आपको ओएमआर में फिल करना है, ठीक है क्या? ओएमआर तो समझते हो ना, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तुम्हें फिल करना है ओएमआर के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन अपन देखते हैं। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है जीन कार्य, दूसरा जीन नियमन, तीसरा ऑप्शन है जीन अभिव्यक्ति, चौथा ऑप्शन है जीन संश्लेषण, और विच व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट? ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जीन फंक्शन, जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन एंड जीन सिंथेसिस। अच्छा एक बात बताओ, ओपेरॉन मॉडल किस लिए है? किस लिए है, रीजन क्या है? ओपेरॉन मॉडल का एक ही रीजन है कि हमको जीन को रेगुलेशन कराना है, ठीक है क्या? जीन बनवाना नहीं है, ना ही जीन के फंक्शन से रिलेशन है, तो हमको उसका जीन का नियमन कराना है। ओपेरॉन मॉडल इज रिलेटेड टू व्हाट? जीन रेगुलेशन, ठीक है, जीन का नियमन, ठीक है। निम्नांकित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कण भ्रूणपोष करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है एंटीपोडल्स, दूसरा ऑप्शन है सहायक कोशिका, थर्ड ऑप्शन है द्वितीय केंद्रक, फोर्थ ऑप्शन है निष्ठकांड। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विद मेल गैमेट? अच्छा, जब एंडोस्पर्म मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करता है तो बताओ क्या बनता है? यहाँ मेल और फीमेल गैमेट की बात नहीं चल रही बच्चा, बात चल रही है जब मेल गैमेट एंडोस्पर्म के साथ फ्यूज कर रहा है, ठीक है। मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है? मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है अपने क्वेश्चन के अंदर? फ्यूज विद एंडोस्पर्म, फ्यूज विद एंडोस्पर्म, ठीक है क्या? फ्यूज विद एंडोस्पर्म। अब पहली बात ये सुनो, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है तब यही तो होता है ना कि मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है एंडोस्पर्म के साथ, मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है एंडोस्पर्म के साथ, तो क्या बन जाता है बच्चा? सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस हिंदी में आंसर क्या होगा? हिंदी में आंसर क्या होगा? द्वितीय केंद्रक, ठीक है। आगे बढ़े। जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं तलछटी चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में, या फिर दोनों भी, एवन सी। इंग्लिश में देख लेते हैं। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नीशियस रॉक्स, या बोथ बी एंड सी। अच्छा एक बात बताओ, ये तो रटा रटा है कि फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं, तलछटी चट्टान, ठीक है, तल छठी चट्टान में मिलते हैं, ठीक है क्या? तो ये अपना रटने वाली चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे अपन और ज़्यादा फोकस करते चलेंगे, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग विच प्रोसेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन देखो। ड्यूरिंग कंटिन्यूस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, ठीक है क्या? डी ऑप्शन क्या है? बोथ बी एंड सी। हिंदी में देख लेते हैं। ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं? डीएनए के संततन द्विगुणन के समय, डीएनए के पश्चगामी सूत्र में, डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय, दोनों बी एंड सी। पहली बात तो ये समझो
कि जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं तो एक तो कॉन्टिन्यूस अपना होता है और एक डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है क्या, दो स्ट्रैंड पे, एक स्ट्रैंड अपना लीडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है क्या, एक स्ट्रैंड अपना लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक अपना होता है लेगिंग स्ट्रैंड, ठीक है क्या, एक अपना लीडिंग स्ट्रैंड और एक अपना लेगिंग स्ट्रैंड। अच्छा एक बात बताओ, जो लेगिंग स्ट्रैंड होता है वहाँ पे होता है डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, ठीक है, ये अपना लास्ट फेज है रिवीजन का, तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है, अब तो डायरेक्टली तो तुम है ना फटाफट से रिवीजन करना सीखो, पूरा ऐसे दिमाग में एकदम से ले आया करो कि हाँ यार डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है तो लेगिंग स्ट्रैंड होगा, समझ रहे हो। तो अपन को पता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कब आते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट तब आते हैं जब डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा होता है और वो भी लेगिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है क्या, तो इसका आंसर आएगा बी एवं सी, ठीक है। हिंदी में देखो, डीएनए के पश्चगामी सूत्र में और डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे देखिए, मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, स्टेरॉइड के, लाइपोप्रोटीन के, दोनों बी एवं सी। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, ह्यूमन एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, स्टेरॉइड बोथ एवं सी। इस क्वेश्चन को तो कुछ सोचना ही नहीं है, अपने जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसी के बने होते हैं एंटीबॉडीज, नहीं क्या, उसी के एंटीबॉडीज बने हुए होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। आगे देखें, आगे देखो, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, क्या क्वेश्चन है बच्चा, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, देखो एक बार, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। विच वन इज नॉट ए हाइड्रोफाइटिक प्लांट। पहली बात तो ये देखते अपन को क्लियर हो जाना चाहिए कि अकेशिया, ट्रेपा, हाइड्रिला, नीलंबो में से हाइड्रोफाइटिक प्लांट अकेशिया नहीं है, अकेशिया हाइड्रोफाइटिक प्लांट नहीं है, बाकी ये सारे हाइड्रोफाइटिक हैं, हाइड्रिला भी हाइड्रोफाइटिक है, ट्रापा, नीलंबो ये सब क्या है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, मतलब जलीय पौधा है, लेकिन ये वाला जलीय पौधा नहीं है, कौन सा वाला, अकेशिया, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अच्छा, विच इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम। पहली बात तो याद करो टर्नर सिंड्रोम क्या था, टर्नर सिंड्रोम फीमेल के अंदर था, टर्नर फीमेल होती है, 44 प्लस एक्सो होती है क्या, 44 प्लस एक्सो यही था क्या उसका, टर्नर वाले का। टर्नर सिंड्रोम का जो अपना क्रोमोसोमल एग्रीगेशन है वो इसी तरीके का है क्या, क्रोमोसोमल पैटर्न, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, तो 0 है ये कोई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, तो अपने पास टोटल क्रोमोसोम कितने हुए, 45, तो अपने पास टर्नर सिंड्रोम के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हुए बच्चा पार्टी, 45, ठीक है क्या, क्लियर है यहाँ तक सबको बात। आगे देखते हैं, अफीम प्राप्त होता है, पहली बात तो एट्रोपा बेलेडोना से, कैनाबिस सटाइवा, एरिथ्रोजाइलम कोका, पेपरस सेमनिवेरम, ठीक है, और अपन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, ओपियम, ठीक है क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपियम। ओपियम कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है बताओ, ओपियम कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, एट्रोपा बेलेडोना, पेपरस सेमनिवेरम, एरिथ्रोजाइलम कोका, कैनाबिस सटाइवा, बताओ किससे ऑब्टेन्ड होता है, ये तो बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली पेपरस सेमनिवेरम, ऑब्वियसली, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि अपन को समझना पड़ रहा है, तो याद करने वाली चीज़ें, ठीक है क्या, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे क्वेश्चंस में आए, अगला क्वेश्चन है अपना, बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है रक्त में, लसीका में, थाइमस में, अस्थि मज्जा में। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो, बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस इन ब्लड, लिम्फ, थाइमस, बोन मैरो। पहली बात ये क्लियर रखो कि बी और टी लिम्फोसाइट दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, अंतर कहाँ आता है, उनके मैच्योर होने में, अंतर कहाँ आता है, कहाँ वो मैच्योर होते हैं, ठीक है क्या, कहाँ मैच्योर होते हैं, बी सेल जो अपने मैच्योर होते हैं वो होते हैं बोन मैरो में, ठीक है, बी सेल मैच्योर कहाँ होते हैं, बोन मैरो में, बनते दोनों ही बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योर अलग अलग जगह होते हैं, बी सेल और टी सेल, ठीक है, ये तो बी सेल की कहानी हो गई। अपना टी सेल मैच्योर होता है थाइमस में, ठीक है क्या बच्चा, टी सेल मैच्योर होता है अपना थाइमस में, ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब इसने बोला बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस इन, तो प्रोड्यूस तो बच्चा बोन मैरो में ही होता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है अपना ये, ठीक है क्या, ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है कि बोन मैरो में ही होता है, ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है सबको।
क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको या कोई डाउट है? बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है क्या? क्योंकि बोन मैरो वो ऑर्गन है जो बी सेल टी सेल दोनों बना रहा है, लेकिन मैच्योर करने की जब बात आ रही है तो बोन मैरो में बी सेल मैच्योर हो रहा है और थाइमस में टी सेल मैच्योर हो रहा है। ठीक है क्या? आगे बढ़े। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी है? ठीक है, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन। अच्छा, यहाँ बात चल रही है अपने मलेरिया की। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है कौन सी स्टेज की वजह से हमारे ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टिव जो संक्रमण अवस्था है वो कौन सी है? क्या वो स्पोरोजोइट है, क्या वो मीरोजोइट है, क्या वो क्रिप्टोजोइट है या मियोसाइट है? बताओ क्या होती है इन्फेक्टिव स्टेज? बच्चा क्रिप्टोजोइट होती नहीं है, मियोसाइट ऑब्वियसली नहीं होती, ठीक है, मीरोजोइट भी नहीं होती, ओनली स्पोरोजोइट होएगी, ओनली स्पोरोजोइट। ठीक है क्या? यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो, टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है? जो अपना टीआई प्लाज्मिड है वो निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है? ठीक है, टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, बैसिलस सबटाइलिस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स एंड इकोलाई। अच्छा, ये तुम्हें पता है टीआई प्लाज्मिड का अपन ने काम में क्या लिया था? अपन ने ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम लिया था क्या? ठीक है, जब अपन पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए अपन को टॉक्सिन जीन प्रोड्यूस करना है, ठीक है क्या, तो टीआई प्लाज्मिड है, इसको अपन वेक्टर की तरह यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ठीक है, क्रायोजीन किस फसल को बाल कृमि से बचाता है? अच्छा, बॉल कृमि से गेहूं, चाय। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन है मकई और डी है कपास। क्रायोजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बोलवोम, मतलब बोलवोम से किस फसल को बचाता है? मतलब कीट का नाम क्या है? बोलवोम है। क्रायोजीन वो जीन है जो हम इंसर्ट कर रहे हैं प्लांट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। ठीक है, कौन सी थी बच्चा? तुम बताओ कौन सी थी? वीट थी, मेज थी, टी थी, कॉटन थी? सिंपल सी बात है, वो तो कॉटन थी। बीटी कॉटन याद है क्या? बीटी कॉटन याद है क्या? बीटी टॉक्सिन जीन, वहाँ पे अपन क्रायोजीन इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ कॉर्न बोरर और कॉटन बॉलवॉर्म के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है प्लांट के अंदर। ठीक है, जहाँ अपन ने अपने क्रायोजीन पढ़े थे, क्रायोजीन फर्स्ट आईएबी, ये सारे क्रायोजीन पढ़े थे ना, क्रायोजीन ये सब पढ़े थे क्या? है ना? तो पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्रायोजीन बाहर से इंसर्ट किया जा रहा है उन्हें रेजिस्टेंस बनाने के लिए बॉलवॉर्म के। कॉटन क्रॉप को हमको बॉलवॉर्म के रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमें इसको बाहर से इंसर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो टर्मिनेशन कोडोन इज समापन कूट है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कौन से चैप्टर का बच्चा? ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का आ गया? ये अपने बॉटनी का आ गया। ठीक है, उसमें भी ये अपना आ गया जेनेटिक्स का। ठीक है, अब देखो पहली बात तो तुम्हें दो चीज अच्छे से याद रखनी है। पहला तो स्टार्टिंग कोडोन, तो एयूजी क्या है बच्चा? एयूजी क्या है? स्टार्टिंग कोडोन। एयूजी क्या है बच्चा? स्टार्टिंग कोडोन। ठीक है क्या? एयूजी क्या है? स्टार्टिंग कोडोन। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है टर्मिनेशन कोडोन। ठीक है, तो बाकी सब याद रहे या नहीं रहे? पहली बात तो ये अच्छे से याद कर लो कि स्टार्टिंग कोडोन में एयूजी है। ठीक है, फिर एक दूसरा ये याद कर लो यूएए, यूएजी एंड यूजीए। ठीक है, ये तीनों क्या है बच्चा? स्टॉप कोडोन है। तीनों क्या है? स्टॉप कोडोन है, समापन कूट है। ठीक है, समापन कूट। ठीक है क्या? तो इनको ढंग से याद करना है, इसलिए यहाँ पे टर्मिनेशन कोडोन कौन सा हुआ? UAA। ठीक है क्या? UAA क्या हुआ? टर्मिनेशन कोडोन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विकुंडली होता है। अच्छा, डीएनए द्विकुंडली होता है, हमेशा वृत्ताकार, समानांतर तथा पूरक। थर्ड ऑप्शन है दोनों। ठीक है, और डी ऑप्शन है प्रति समानांतर तथा पूरक। डीएनए डबल हेलिक्सेस ऑलवेज सर्कुलर, पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन है अपना एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब पहली बात तो ये सुनो कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है ऑब्वियसली वो एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रति समानांतर तथा पूरक। ठीक है, इस बात को रट लो, समझ लो। ठीक है क्या? वो डबल हेलिक्स में है लेकिन वो पैरेलल नहीं है बच्चा, एंटी पैरेलल है। क्योंकि अपनी जो वो होती है, जब अपन डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, डीएनए की जब अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं
क्या देखते हैं अपन डीएनए की स्ट्रक्चर में कि 5' से 3', ठीक है क्या, यही देखते हैं क्या, देखते नहीं देखते। तो बच्चा 5' से 3' इधर है, इधर 5' से 3' इधर है, तो स्ट्रक्चर कैसी हुई इसकी, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं है, ठीक है, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है क्या, एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, पहली बात सुनो। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए है क्योंकि अपन को एक फिक्स पता है कि जब एडेनिन आएगा तो डबल बोन बनवाना है अपन को थायमीन के साथ, जब ग्वानिन आएगा तो ट्रिपल बोन बनवाना है साइटोसिन के साथ, ठीक है क्या, तो इसलिए अपन इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर अपनी एंटी पैरेलल है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, ठीक है क्या, आगे बढ़े। चलो अपना क्वेश्चन चल रहा था ये वाला, तो इसका आंसर हो गया एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना होती है। अच्छा, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है, रिबोसोम, गोल्जिकाएं, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगले देखते हैं इसको इंग्लिश में भी अपन क्वेश्चन को। विच ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चा सेंट्रोसोम कभी भी साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में अपन को देखने को नहीं मिलेगा, अपन को ये सारी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है लेकिन सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या, सब ठीक है यहाँ तक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अपन और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, प्रतिलेखन की क्रिया, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा पहले अपन ये समझेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है क्या, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अपन को पता है कि रेप्लिकेशन होता है जब डीएनए से डीएनए बनता है, अलग से देख लो, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है क्या। अच्छा जब अपन इसी के द्वारा आगे प्रोटीन बना लेंगे तो क्या होगा बच्चा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है क्या, क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब अपन प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या था उस पर आते हैं। क्वेश्चन अपना था कि विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या कर रहे हैं, डीएनए से क्या बना रहे हैं, आरएनए, ठीक है। तो आरएनए बना रहे हैं डीएनए से, आरएनए पॉलीमरेज ही तो काम आएगा, बना क्या रहे हैं आरएनए, तो आरएनए पॉलीमरेज काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे काम आएंगे, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े। कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं संयोजी अंग, अवशेषी अंग, समजात अंग, असमजात अंग, ठीक है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे पंखों की बात की गई है इंसेक्ट और बर्ड्स की, क्यों की गई है, मतलब रीजन क्या है, और कुछ क्यों नहीं लिया उन्होंने, ये केवल पंखों का एग्जाम्पल क्यों लिया, बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट के पंखों का एग्जाम्पल क्यों लिया इन्होंने, और कोई एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया। रीजन ये है कि पंख दोनों के ही उड़ने के काम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि उनका ऑरिजिन तो सेम नहीं है, ठीक है, ऑरिजिन उनका सेम नहीं है लेकिन दोनों ही उड़ने के काम आ रहे हैं। तो कौन से ऑर्गन हुए बच्चे जिनका ऑरिजिन सेम नहीं होता लेकिन काम सेम है, फंक्शन उनका सेम है, मतलब जिनका ऑरिजिन सेम नहीं है, जिनका ऑरिजिन सेम नहीं है लेकिन उनका फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है उन ऑर्गन्स का, अगर उनका फंक्शन सेम है तो कौन से हैं बच्चा ये, एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है क्या। तो क्या आंसर आएगा बच्चा, एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। देखो
अगला क्वेश्चन, रिलैक्सिन का स्राव होता है। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय अपरा से, थायराइड ग्लैंड, कॉर्पस लूटियम, या फिर दोनों। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, थायराइड ग्लैंड, बोथ ए एंड बी, एंड कॉर्पस लूटियम। पहली बात तो ये समझो कि रिलैक्सिन सिक्रेट कहाँ से होता है बच्चा। रिलैक्सिन प्रेग्नेंट हो फीमेल या नॉन प्रेग्नेंट हो, ठीक है, रिलैक्सिन का फिक्स है ये कॉर्पस लूटियम से ही सिक्रेट होगा, ठीक है क्या। रिलैक्सिन अपना कॉर्पस ल्यूटियम से ही सिक्रेट होता है। मोस्ट प्रोबेबली जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद फीमेल को रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम की हेल्प से निकलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े बच्चा पार्टी, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? शुष्क अनुक्रमण, ठीक है, पायनियर इन ज़ेरोसियर। पहली बात तो ये समझो कि ज़ेरोसियर है क्या, कौन सी वाली वो है? शुष्क, देखो इंग्लिश में, हिंदी में देखो, शुष्क अनुक्रमण, ठीक है, जहाँ सूखा है वहाँ पे पहले कौन से प्लांट आएंगे? ऑब्वियसली लाइचेन आएंगे, लाइकेन आएंगे, ठीक है क्या, ऑब्वियसली, क्योंकि ज़ेरोसियर में जो पायनियर होते हैं वो लाइकेन होते हैं। ये याद कर लो, रट लो एकदम। ज़ेरोसियर में पायनियर कौन होते हैं? ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है? निम्नांकित में से जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट। यहाँ पे बात हो रही है वाटर पॉल्यूशन की। अपन को पता है वाटर पॉल्यूशन बहुत सारे रीजंस के कारण होता है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन के बहुत सारे रीजन है, लेकिन जो हैवी मेटल है वो भी एक अच्छा खासा रीजन है हैवी मेटल के कारण वाटर पॉल्यूशन का होना। तो इनमें से कौन सा रीजन है? पहली बात तो ये देखो, निकिल और आर्सेनिक दोनों ही हैवी वाटर पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा भी देख लो, हैवी वाटर पॉल्यूटेंट में अच्छे खासे तुम्हारे आएंगे कैडमियम, निकिल, आर्सेनिक, ठीक है, ये सारे तुम्हारे हैवी वाटर पॉल्यूटेंट हैं। और भी हैं, लेकिन ये मेन है। ये अपने हैवी वाटर पॉल्यूटेंट आ गए, ठीक है क्या, एंड एक्सेट्रा और भी होते हैं, ठीक है क्या। यहाँ तक क्लियर है कि ये अपने हैवी वाटर पॉल्यूटेंट में से आते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ एंड बी। ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन, अच्छा तुम्हें पता होना चाहिए कि जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, अंडोत्सर्ग कब होता है, ठीक है, तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, तो जो अपनी ओवरी है उधर से क्या रिलीज होता है? अपना ओवम रिलीज होता है। ओवरी से क्या रिलीज हो जाता है बच्चा? अपना ओवम, ठीक है, तो ओवम रिलीज होता है, ठीक है। और कौन से दिन होता है बच्चा ओव्यूलेशन? जब एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज कब होगा? एलएच सर्ज अपना होता है ऑन 14th डे। एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज का मतलब क्या है? पहली बात ये समझो, जब एलएच हार्मोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो पीक पर होती है। एलएच हार्मोन जब बॉडी में मतलब मेजोरिटी निकल रहा है, मतलब उसकी जो निकलने की आवृत्ति है, जो और दिन जो कंटेंट निकल रहा था, जितना अमाउंट निकल रहा था वो उससे ज़्यादा है, पीक पर है, ठीक है, एलएच हार्मोन पीक पर है बॉडी के अंदर। एलएच हार्मोन पीक पर है बॉडी के अंदर, एलएच हार्मोन पीक पर है। उसके अलावा समझो कि इसी कारण से 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। 14th डे पर क्या होगा बच्चा? ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है टेक्स प्लेस इन, ओवरी में भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा डी, ठीक है, कि ओवरी में होगा और 14th डे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सिंपल है, अपने राजस्थान में। और कहाँ स्थित है? राजस्थान में रणथंबोर, ठीक है क्या। आगे बढ़े। मनुष्य के लिंग गुण सूत्र हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, ये तो 8th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देगा। कि सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली XS एंड XY, तो डी ऑप्शन आएगा, ठीक है क्या। फीमेल के अंदर XS होगा और मेल के अंदर XY होगा, फीमेल के अंदर XX होगा और मेल के अंदर XY होगा। अब देखो आगे, भ्रमणशील आनुवांशिक पदार्थ है। खंडित जीन, प्रियॉन्स, ट्रांसपोजन, एंट्रॉन। द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज,
स्प्लिट जीन, ट्रांसपोजोन, प्रायंस, इंट्रोन। बच्चा जंपिंग जीन भी तो अपन ट्रांसपोजन को बोलते हैं ना, जंपिंग जीन किसको बोलते हैं? ट्रांसपोजन को। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कौन से हुए? ट्रांसपोजन ही हुए, ठीक है। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट अपन बोलते हैं ट्रांसपोजन को। इसको याद कर लो ढंग से, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट अपने आ जाएंगे ट्रांसपोजन। ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? एनी डाउट्स? ठीक है, आगे बढ़े। पेरीपेटस संयोजक कड़ी है, ये अपना क्वेश्चन आ गया इवोल्यूशन का, ठीक है क्या? ऑप्शन देखते हैं। पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्माटा, पोरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा, रेप्टाइल एंड एवीज। तो ये रटना है अपन को। पेरीपेटस कनेक्टिंग लिंक होता है आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा का, ठीक है। ये कनेक्टिंग लिंक अच्छे से याद रखो कि पेरीपेटस अपने आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा का वो है कनेक्टिंग लिंक। मतलब कनेक्टिंग लिंक क्या है? संयोजक कड़ी। मतलब ये जो जानवर है इसके अंदर कुछ फीचर मिलेंगे आर्थ्रोपोडा के, कुछ फीचर मिलेंगे एनालिडा के, कुछ फीचर इसमें मिलेंगे आर्थ्रोपोडा के, कुछ मिलेंगे एनालिडा के, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? ह्यूगो डी व्रीज ने प्रस्तावित किया प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्रभाविता का नियम, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, पृथक्करण का नियम, ठीक है। अब देखो, ह्यूगो डी व्रीज प्रपोज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 2-3 जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम और उन्होंने कौन सा लैब दिया या उनकी कौन सी डिस्कवरी थी वो अपन को ढंग से याद कर लेनी है, ठीक है क्या? तो कौन सा लॉ उन्होंने दिया और कौन सी उनकी डिस्कवरी है ये अपन को अच्छे से याद कर लेना है। तो ह्यूगो डी व्रीज ने थ्योरी दी थी अपनी म्यूटेशन की, ह्यूगो डी व्रीज ने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी थी, समझ रहे हो बच्चा पार्टी? ठीक है क्या? इसको याद कर लो कि ह्यूगो डी व्रीज ने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी थी, ठीक है क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ट्रांसजेनिक हीरोडीन किससे ऑब्टेन हो रहा है? पोटैटो, टोमेटो, ब्रासिका नेपस या ओसीमम सैंक्टम। पहली बात तो ये समझो कि ओसीमम सैंक्टम अपन बोलते हैं तुलसी को, इससे हीरोडीन मिलता नहीं है। पोटैटो, टोमेटो, टमाटर से मिलता नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आएगा ब्रासिका नेपस, हीरोडीन मिलता है अपने ब्रासिका नेपस से, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ पैथोजन ऑफ विच डिजीज इन द फॉलोइंग। बच्चा ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एमीबाइसिस ही तो कॉज करता है, इसमें बाकी सारे ऑप्शन देखने की अपन को आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है क्या? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्या कॉज करेगा बच्चा? एमीबाइसिस, ठीक है। एक पारितंत्र के ये 2 घटक हैं, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज लवण, पादप तथा जंतु, अजैविक तथा जैविक, दोनों बी एवं सी। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लो। द 2 कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल, प्लांट्स एंड एनिमल, अबायोटिक एंड बायोटिक। बच्चा कोई भी इकोसिस्टम है उसके 2 ही कंपोनेंट होते हैं, वो 2 कंपोनेंट होते हैं ए बायोटिक एंड बायोटिक। ए बायोटिक के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग है, ठीक है, अपना नेचर कैसा चल रहा है उस टाइम पे, वेदर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। बायोटिक के अंदर अपने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फौना, सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ए बायोटिक के अंदर अपने वो सारे कंपोनेंट आ गए जिनका लिविंग थिंग्स से कोई लेना देना नहीं है, जैसे सॉइल आ गई, सॉइल का टेक्सचर आ गया, ठीक है, वेदर कैसा है, ठीक है, और अपनी लाइट सनलाइट कैसी मिल रही है उस टाइम पे। और बायोटिक के अंदर सारा अपना आ जाएगा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्लोरा एंड फौना दोनों, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब 30 वाले क्वेश्चन पे अपन आ गए। रिप्रोडक्शन विच डजंट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज। प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता, गैमेट यूनियन नहीं हो रहा। बच्चा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है कि गैमेटिक यूनियन कौन से रिप्रोडक्शन में नहीं हो रहा? एपोमिक्सिस अकेला
असंग जनन, एपोमिक्सिस अकेला ऐसा है जिसमें गैमेटिक यूनियन नहीं होता, जिसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं है। ठीक है, इसको ढंग से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से याद करो। ठीक है क्या, आ गई बात समझ में? सुपोषण इनमें पाया जाता है, सुपोषण इनमें पाया जाता है पर्वतों पर, लवण मृदा में, कृषि योग्य भूमि में, झील में। ठीक है, अब देखो, यूट्रोपिफिकेशन इज फाउंड इन, यूट्रोपिफिकेशन कहाँ मिलता है? ठीक है, तो यूट्रोपिफिकेशन अपना मिलेगा कहाँ? लेक्स में। सिंपल है, यूट्रोपिफिकेशन है क्या पहले वो समझो, कि जो अपनी झील थी, लेक्स थी, वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सेसिव वेस्टेज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ की जो फिश वगैरह है ना, उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, तो ये होगा यूट्रोपिफिकेशन। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह ग्रो कर गई हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसको बोलेंगे यूट्रोपिफिकेशन, एक्सेसिव ग्रोथ। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइपिक अनुपात है। अच्छा, इसको सॉल्व करो एक बार, इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो मैं टाइम दे रही हूँ, इसको सॉल्व करो। F2 फिनोटिपिक रेशो इज इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, पुनेट स्क्वायर से सॉल्व करो, इसको फटाफट सॉल्व करो। बच्चा पार्टी सॉल्व कर लिया? करो, सॉल्व करो फटाफट इसको। आई होप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कर लिया क्या? देखो, एक होता अपना F1 और एक होता है अपना F2 जनरेशन। ठीक है, उसमें भी अपन दो रेशोज देखते हैं, एक तो फिनोटिपिक जो अपनी नज़रों से दिखाई दे, ठीक है, और जीनोटिपिक मतलब उसके अंदर का जीन का मामला क्या है। ठीक है, जीनोटिपिक मतलब उसके अंदर के जीन का मामला क्या है, फिनोटिपिक मतलब अपन को बाहर ये दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल, उसके कलर है, टॉल मतलब हाइट है, जो भी ट्रेट अपन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम उसकी देखना चाह रहे हैं, तो F2 फिनोटिपिक रेशो वो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, इसको याद ही कर लो। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है और F2 फिनोटिपिक रेशो है तो वहाँ निकालने बैठोगे तो बच्चा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अभी तुम देखना 70 तुम्हारे MCQs हैं, फिर तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो बहुत बड़ा पेपर हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लो कि F2 फिनोटिपिक रेशो अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में निकालेंगे, यदि हम कोशिश करें कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटिपिक रेशो निकालें, तो उसका रेशो आता है 9:3:3:1। ठीक है, आगे बढ़े। रूट ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। ठीक है, इनमें से कौन सी प्लांट की रूट की वजह से नया प्लांट बनेगा, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? इसको रट लो, डहलिया, आर्टिचोक। तो इसका जो रूट है उससे एक नया प्लांट बन सकता है। ठीक है, इसके रूट से एक नया प्लांट बनने की पॉसिबिलिटी है, बाकी सब में नहीं है। ठीक है, क्या नीम में नहीं है, गोल्ड मोहर में नहीं है, पिटूनिया में भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अंतः कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? अंतः कवक मूल, ठीक है, अंतः कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। अच्छा, इसके बारे में सोचो थोड़ा कि एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल तुम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। एक बार सोचो, एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल क्या पढ़ा हुआ है।
एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल समझ आया? आया क्या एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल? ग्लोमस, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ग्लोमस, ठीक है क्या? एंडोमाइकोराइजा अंतः कवकमूल, ठीक है क्या? तो इसका एग्जाम्पल याद रख लो, ग्लोमस है, ठीक है? आगे बढ़े। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अच्छा, अम्लीय वर्षा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिड रेन, ठीक है? अब इसके ऑप्शन देखो, वायु प्रदूषण, ऑटोमोबाइल प्रदूषण, जल प्रदूषण या कीटनाशक प्रदूषण। पहली बात ये समझो कि आपने जो एयर पोल्यूशन है, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन तो होगा ही होगा। अगर ऑटोमोबाइल क्या निकालेगी? एक्स्ट्रा गैसेस निकालते फालतू की, SO2, NO2, ठीक है? जो ऊपर जाके वाटर वगैरह से कंबाइन करके, वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके एसिड्स बना सकते हैं, जैसे H2SO4 बन गया, ठीक है? H2SO4 बन गया, कैसे बन गया? H2 और SO2 ने रिएक्ट कर लिया, ठीक है? कोई और एसिड बन गया, NO2 के साथ HNO3 बन गया। तो ये सारे एसिड हमारे नेचर के लिए हानिकारक है, ठीक है? अब आगे देखो, एसिड रेन हो क्यों रही है? एयर पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या फिर इंसेक्टिसाइड पॉल्यूशन। पहली बात ये देखो, इसमें ऑप्शन एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा वाटर पॉल्यूशन होएगा नहीं, ठीक है? इंसेक्टिसाइड पॉल्यूशन भी नहीं। लेकिन इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, वो अपन को चूज करना है। सोच के बताओ, इन दोनों में से क्या ऑप्शन हो सकता है? एयर पॉल्यूशन या फिर ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है? या तो मैं ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन बताऊं या फिर मैं एयर पॉल्यूशन बताऊं, तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है? देखो, अब देखो, एयर पॉल्यूशन तो होगा ही होगा एसिड रेन से, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि मेन जब हमको रीज़न निकालना है, तो मेन रीज़न है ऑटोमोबाइल। क्यों? ऑटोमोबाइल्स के द्वारा क्या क्या निकल रही है? SO2, हानिकारक गैसेस निकल रही है, हार्मफुल गैसेस। देख देख बच्चा, जो अपने ऑटोमोबाइल्स हैं उनसे अपनी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। ऑटोमोबाइल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस, ठीक है? ठीक है, सच एज, कौन कौन सी हो सकती है वो? सच एज SO2, ठीक है क्या? NO2, और ये सारे ग्रेट कॉज होती हैं एसिड रेन का। ग्रेट कॉज होती है एसिड रेन का, ठीक है? ये सारे ग्रेट कॉज होते हैं एसिड रेन का, ठीक है? यहां तक बात समझ आ रही है सभी को, है ना? तो अपने क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन अपना बोल रहा है, धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? ठीक है क्या बच्चा पार्टी? धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? हेलोफाइट्स, जलोदभिद, समोदभिद, मरुदभिद। संकन स्टोमाटा हेलोफाइट्स में मिलेंगे, मीजोफाइट्स में मिलेंगे, हाइड्रोफाइट्स में या जीरोफाइट में? अच्छा, स्टोमाटा हमें संकन करने पड़ रहे हैं, मतलब स्टोमाटा को अंदर हमें अंदर ले जाना पड़ रहा है, मतलब वो ज़्यादा हम उनको बाहर नहीं रखना चाहते हैं, जिससे कि ज़्यादा हमारा वाटर लॉस ना हो जाए। तो ऐसा किस में है जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? देखो, हाइड्रोफाइट को तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, उन्हें तो संकन स्टोमाटा रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? उनके स्टोमाटास की संख्या ज़्यादा इंक्रीज होती है बजाय जीरोफाइट्स के। जीरोफाइट्स वो प्लांट है जो मरुद्भिद है, जो मरुस्थल में मिल रहे हैं, तो उधर पानी की कमी है, ठीक है? तो उन्हें पानी बचाने के लिए स्टोमाटा को संकन करके रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा उनको? अपन को स्टोमाटा बचाने के लिए उनको रखना पड़ेगा धसा के, रंध्रों को उनके धसा के रखना पड़ेगा, ठीक है क्या? यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है? एनी डाउट्स? अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। आर्कीऑप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? अच्छा, आर्कीऑप्टेरिक्स का पूछा जा रहा है कि ये किस काल में विकसित हुआ है। पहली बात तो आर्कीऑप्टेरिक्स, इसमें बहुत सारे अलग अलग जानवरों के फीचर मिलते हैं, ठीक है? कुछ पक्षियों के भी मिलते हैं, ठीक है क्या? समझ रहे हो? मतलब इसमें एक का फीचर नहीं मिलता, इसलिए इसका एरा याद करना इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिफेरस एरा था, क्रेटेशियस एरा था, जुरासिक एरा था, ट्रायसिक। इसका आंसर तुम दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, इसका आंसर तुम दो कि कौन सा एरा था? कार्बोनिफेरस था, क्रेटेशियस था, या फिर जुरासिक था, या ट्रायसिक था? ठीक है, बताओ कौन सा एरा था, बताओ कौन सा एरा था? बच्चा जुरासिक एरा में
आर्कियोप्टेरिक्स इवॉल्व हुए थे, ठीक है क्या, जुरासिक काल में। इसको याद कर लो ढंग से, जुरासिक काल में आर्कियोप्टेरिक्स विकसित हुए थे, ठीक है। ये मतलब काल से मतलब अपना रहता है कि जब वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, सबसे ज़्यादा पीक पर थी उनकी, जो पॉपुलेशन थी वो पीक पर थी, ठीक है क्या। अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके कारण होती है, एन के कोशिका के कारण, बी कोशिका के कारण, साइटोटॉक्सिक कोशिका के कारण, सप्रेशर टी कोशिका के कारण। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू एन के सेल्स, बी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल या सप्रेसर टी सेल। अच्छा, ये तो पहली बात तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, उसके पीछे रीजन कौन से सेल होते हैं, ये तो मोटा मोटा पता होना चाहिए। कौन सी इम्यूनिटी होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है अपनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है? ग्राफ्ट रिजेक्शन अगर हो रहा है, ग्राफ्ट रिजेक्शन अगर हो रहा है तो कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है CMI। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्या? कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है? CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। इसके अंदर कौन से सेल्स आते हैं? अपने टी सेल्स। कौन रेगुलेट करेगा इनको? टी सेल्स। अच्छा, अभी भी अपने पास दो ऑप्शन है। मान लो अपना जो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, एन के सेल्स और बी सेल, दो ऑप्शन तो अपने एलिमिनेट हो गए, ठीक है क्या। बच्चे फिर से टी सेल का, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल। अच्छा, अब ये देखो कि रिजेक्शन कराना है हमें, ठीक है, मतलब वहाँ सेल्स की डेथ हो रही है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्सिबल होंगे अंग प्रत्यारोपण की अस्वीकृति के लिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की हो रही है रिजेक्शन, ठीक है, तो उसके पीछे रीजन होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है क्या। यहां तक समझ आ रहा है सभी को? देखो, निम्नांकित किस पारजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरेटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? मतलब बीटा कैरोटीन और फेरेटिन कौन से पौधे में अपन को भरपूर मात्रा में मिल रहा है, ठीक है। पारजीवी मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। सुनहरा धान, बीटी कपास, पोमेटो या फ्लेवर सेवर। अब इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच ट्रांसजेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन, ठीक है, एंड फेरेटिन इन द फॉलोइंग, ठीक है। इसके पीछे रीजन ऑप्शन मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट का गोल्डन राइस आएगा, बीटी कॉटन आएगा, पोमेटो आएगा, फ्लेवर सेवर आएगा। करो बच्चा। 40 क्वेश्चन के बाद अपन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास अपनी लंबी है। अपन पेपर पैटर्न पूरा समझेंगे और मोस्टली कोशिश करेंगे कि पूरे क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकें, ठीक है। वरना अपन ये देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में एंड में कि भाई ये कौन से चैप्टर से आ रहा है, इसकी मार्किंग कितनी है, ठीक है क्या। अब इसका देखो पहले कि बीटा कैरोटीन और फेरेटिन हमें किस में मिल रहा है। बीटा कैरोटीन और फेरेटिन किस में मिल रहा है? कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट में मिल रहा है बताओ? बीटा कैरोटीन और फेरेटिन हमें मिल रहा है बच्चा गोल्डन राइस में। बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन किस में मिल रहा है? गोल्डन राइस में, ठीक है क्या। जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? जीनोटाइप फिनोटाइप कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, सबसे पहले मतलब इसके बारे में किसने बताया कि जीनोटाइप ये चीज़ें हैं, फिनोटाइप ये चीज़ें हैं, कि फिनोटाइप अपन को बाहर से देखने में पता चल जाएगा और जीनोटाइप अपन को बाहर से देखने में पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें किसने प्रपोज की थी बताओ? बैटसन ने, पुनेट ने, जॉनसन ने या फिर सुटैन एंड बोवरी? इसका आंसर आएगा जोहानसन। जोहानसन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में फर्स्ट प्रपोज किया था, मतलब फर्स्ट इसके बारे में बताया था, ठीक है क्या। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चा? यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है क्या यहाँ तक सभी लोगों को? अब थोड़ा सा अपन ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपन आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं सभी लोग? रेडी हैं क्या फिर से पढ़ने को? सभी लोग रेडी है पढ़ने को? आगे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक तो आई होप कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है क्या? आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चा। देखो 40 तक हो गए थे अपने। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंजेस अकर इन। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंजेस कॉर्पस ल्यूटियम में होता है, पेरीमेट्रियम में होता है, एंडोमेट्रियम में होता है या मायोमेट्रियम में? बताओ कौन सी लेयर में अपना ऋतुस्राव चक्र के दौरान चेंजेस आते हैं, चक्रीय परिवर्तन आते हैं? बच्चा सोच के बताओ इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचना नहीं है, वैसे बहुत सिंपल है, फिर भी एक बार देख लो। क्या हो सकता है इसका आंसर? बताओ। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, क्या होगा बताओ? क्या होगा इसका आंसर? बताओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल साइक्लिक चेंजेस अकर्स इन, ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम में चेंजेस आएंगे जितने भी आएंगे। ठीक है क्या? आगे देखें, एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस किसका विश्लेषण करता है? ठीक है, देखो अमीनो अम्ल, एमनियोटिक द्रव, एमनियोन या दोनों ए एंड बी? देखो एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा अपन पता क्या लगाते हैं, पहले ये सोचो। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा अपन पता लगाते हैं कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे में है तो नहीं है। ठीक है, पहले ही पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है क्या? इसको बैन भी किया गया है, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लोग क्या पता लगा लेते हैं, बच्चे का सेक्स पता लगा रहे हैं कि वो फीमेल है या फिर मेल है। फीमेल फर्टिसाइड्स की संख्या को कम करने के लिए एमनियोसेंटेसिस को बैन भी कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो इसमें एनालाइज हम क्या करते हैं? क्या हम अमीनो एसिड को एनालाइज करते हैं? नहीं। क्या हम एमनियोन को एनालाइज करते हैं? नहीं। हम इसमें एनालाइज करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। ठीक है, और इसमें बोथ ए एंड बी आएगा नहीं। तो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में अपन एमनियोटिक फ्लूइड को एनालाइज करके पता लगाते हैं कि बच्चे के अंदर कहीं डाउन सिंड्रोम की संभावना तो नहीं है, उसके अंदर कहीं क्लीनफिल्टर सिंड्रोम की संभावना तो नहीं है। ठीक है क्या? इसमें अपन ये देखेंगे। ठीक है, हृदय का विकास होता है। अगला क्वेश्चन अपना है कि हृदय का विकास कैसे होगा? एक्टोडर्मल होगा, एंडोडर्म होगा, मीजोडर्म होगा या एक्टोमीजोडर्म होगा? ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम, हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम। ठीक है क्या? क्वेश्चन क्या है? हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म या फिर एक्टोमीजोडर्म। तो अपना जो वेस्कुलर सिस्टम है वो मीजोडर्म से ही ड्राइव होता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अपनी बॉडी का। तो हार्ट अपने मीजोडर्म से ड्राइव होता है। हार्ट किससे ड्राइव होगा? मीजोडर्म से डेवलप होगा। ठीक है क्या? केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? क्रोकस सटाइवस, कुरकुमा लौंगा, सोलेनम निग्रम, जिंजिबर ऑफिसिनालिस। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? क्रोकस सटाइवस, सोलेनम निग्रम, कुरकुमा लौंगा या जिंजिबर ऑफिसिनालिस। पहली बात तो सैफ्रॉन केसर प्राप्त होता है क्रोकस सटाइवस से, तो इसको याद ही कर लेना है, इसमें एलिमिनेशन जैसा कुछ नहीं है। अपने पास जो सीधे क्वेश्चन है उनको अपन सीधे तरीके से ही डील करेंगे। ठीक है क्या? यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? देखो नील हरित शैवाल की विशेषता है। ठीक है, नील हरित शैवाल की क्या विशेषता है वो देखना है अपन को। तो नील हरित शैवाल की विशेषता है प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या विनाइट्रीकरण। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा हिज। बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गा की जो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, वो होती है उसकी एपेबिलिटी फोटोसिंथेसिस करने की। ठीक है, सभी एल्गास फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, लेकिन जो अपनी ब्लू ग्रीन एल्गा है उसके अंदर ऐसे पिगमेंट्स है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? आणविक रचना बोले तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऑप्शन फर्स्ट है कॉर्नबर्ग, सेकंड ऑप्शन है सेंगर, थर्ड ऑप्शन है बीडल, फोर्थ ऑप्शन है निकोलसन। पहली बात इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हु डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन? कॉर्नबर्ग, बीडल, सेंगर, निकोलसन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन डिस्कवर किया था फ्रेडरिक सेंगर ने। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन डिस्कवर किया है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा
बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, 47 क्वेश्चन पे आए। प्रेरित गर्भपात है, प्रेरित गर्भपात बोले तो इंड्यूस अबॉर्शन। ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब क्या है कि वो लोग चाहते हुए अबॉर्शन करा रहे हैं। ठीक है, जो जिन्होंने कंसीव किया है, जिन कपल्स ने, वो लोग अपनी इच्छा से अबॉर्शन करा रहे हैं। ठीक है, इंड्यूस अबॉर्शन। अच्छा, तो कौन सा है? आईयूडी है, पीआईडी है, एसटीडी है, या फिर एमटीपी है? अच्छा, पहली बात तो एमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अपन को पता, आंसर तो एमटीपी आएगा क्योंकि लाइन एनसीईआरटी की कि इंड्यूस अबॉर्शन इज एमटीपी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। एमटीपी, इंड्यूस अबॉर्शन इज व्हाट? इंड्यूस अबॉर्शन क्या है? इंड्यूस अबॉर्शन इज व्हाट? इंड्यूस अबॉर्शन इज व्हाट? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, पहली बात तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है आईयूडी, तो बच्चा आईयूडी अबॉर्शन का ऑप्शन नहीं है। आईयूडी क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसकी हेल्प से फीमेल अपने प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अपना इसका आंसर क्या बनेगा बच्चा? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या इंड्यूस अबॉर्शन से क्या याद आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिजैविक सिफोलोस्पोरिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, माइकोप्लाज्मा से, शैवाल से, कवक से। अच्छा, एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन इन द फॉलोइंग? एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन किससे प्राप्त होगा? क्या वो बैक्टीरियम से प्राप्त होगा? क्या वो माइकोप्लाज्मा से प्राप्त होगा? क्या वो एल्गे से प्राप्त होगा? क्या वो फंगस से प्राप्त होगा? बच्चा पहली बात तो एंटीबायोटिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए, इसको रट लो कि एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन कवक से प्राप्त होता है, फंगस से। ठीक है, एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन किससे प्राप्त होता है बच्चा? फंगस से। अगला क्वेश्चन है, परजीवी आवृत्ति बीजी होते हैं अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता? इंग्लिश में भी क्वेश्चन सुनो। पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स आर डिकम्पोजर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर टर्सरी कंज्यूमर्स? इसको सोचो और तुम बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको सोचो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसको सोच के बताओ। आंसर क्या होगा इसका? अब आ रही है? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखो फिर से, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। बच्चा पार्टी आया क्या कुछ समझ में? क्या होना चाहिए आंसर? आया कुछ समझ में? देखो मैं बताती हूँ। पहली बात तो अपन को पता है कि प्लांट्स को कौन खाता है? प्लांट्स को जो खाएगा वो क्या है? प्लांट्स को अपन प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं। ठीक है, क्या प्लांट्स को अपन क्या बोल रहे हैं बच्चा? प्लांट्स को हम बोल रहे हैं प्रोड्यूसर्स। हमने बोला प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, हमने बोल दिया प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। हम इस बात को मान रहे हैं कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हमने माना जो प्लांट्स को जो भी जानवर खा रहे हैं, मान लो गोट है, घास खा रही है, ठीक है, काऊ है, कुछ भी है, तो मान लो प्लांट्स को खाया काऊ ने, तो मैं इसको मान रही हूँ प्राइमरी कंज्यूमर। मानना क्या है, होता ही है। ठीक है, क्या प्राइमरी कंज्यूमर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या है ये
पहले खा रही है इसको। अब देखो पीछे क्वेश्चन पूछ रहा है पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स आर, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स आर। तो बच्चा एंजियोस्पर्म तो प्लांट हो गए, लेकिन यदि वो पैरासाइट हैं, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म का मतलब क्या हुआ, वो कीड़े खा रहे हैं, ठीक है, अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए किसी भी कीड़े को पकड़ के उसको मार रहे हैं, इसलिए उनको पैरासिटिक बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब इसका ये है कि क्या ये डिकम्पोजर है, नहीं। डिकम्पोजर वो होते हैं जो अपने एंड में सब चीज़ों को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर हुए, नहीं। ये प्लांट्स अगर खाते तो ये होते प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। क्या यदि ये खाते प्लांट्स, क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अच्छा अभी भी सोच लो प्राइमरी कंज्यूमर्स आएगा कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएगा, बताओ। अभी भी सोच लो कि इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तुम लोगों को क्या लगता है, इज इट अबाउट प्राइमरी कंज्यूमर्स और इज इट अबाउट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, बताओ क्या है इसका रीजन, सोचो क्या हो सकता है इसका रीजन। क्या सोचा बच्चा, क्या हो सकता है इसका आंसर, बताओ क्या सोचा तुम लोगों ने, क्या हो सकता है इसका आंसर, एक बार बताओ। हमने क्या बोला, हमारी वो साइकिल जो है, क्या बोला हमने कि पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, ठीक है। क्या पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स हैं, तो ये कीड़े खा रहे हैं, तो बच्चा डिकम्पोजर है नहीं, ठीक है। तो ये लोग सबसे पहले किसी भी कीड़े को उठा के खा रहे हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर हुए कि नहीं हुए, किसी भी कीड़े को सबसे पहले उठा के खा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को कहा जाता है शैलोद्विद, लवणोद्भिद, छाया प्रिय पौधे, दोनों ए तथा सी, ठीक है, क्लियर है। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड एज, प्लांट जो रॉक्स पे ग्रो कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, उनको बोलते हैं लिथोफाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चा बाटी, उनको अपन बोलते हैं लिथोफाइट्स। जो पौधे चट्टानों पर ग्रो कर रहे हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, शैलोद्विद, ठीक है। क्या क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। संवहनी उत्तक, ठीक है, यांत्रिक उत्तक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है, जलोद्भिद, समोद्भिद, मरोद्भिद या अधिपादप। रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वूम, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू में रिडक्शन होना, मैकेनिकल टिश्यू में रिडक्शन होना और क्यूटिकल में रिडक्शन होना, ये किसका रीजन हो सकता है, किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइड्रोफाइट का, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ज़ेरोफाइट्स का, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मीजोफाइट्स या एपिफाइट्स का। अच्छा पहले तो ये समझो, एक बात समझो कि जब भी हम रिडक्शन कर रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू में, ठीक है, तो बात होगी ज़ेरोफाइट्स, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, वहाँ पे पानी की कमी है बच्चा। तो हम क्या चाह रहे हैं, वेस्कुलर टिश्यू का रिडक्शन इसलिए चाह रहे हैं कॉज ये ना हो कि ज़्यादा पानी का लॉस हो, उसके पास पानी की कमी हो जाए। तो अपन को रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, इन सब चीज़ों का रिडक्शन हमें जलोद्भिद में तो नहीं चाहिए, ठीक है, मीजोफाइट्स में भी नहीं चाहिए, इवन एपीफाइट्स में भी नहीं चाहिए, ठीक है। एपीफाइट्स तो वो वाले प्लांट हो गए जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये, इसको रट लो कि जब जब ज़ेरोफाइट आए तो एक बात ध्यान रखनी है कि पानी की तो कमी है, स्टोमेटा संकन होगा, धसे हुए रंध्र होंगे और वेस्कुलर टिश्यू में रिडक्शन होगा, ठीक है। और क्यूटिकल मिलेगा हमें, क्यों, क्योंकि क्यूटिकल हम इसलिए लेयर रख रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो। क्यूटिकल लेयर का कुछ फायदा तो है ना, एक्स्ट्रा वाटर का लॉस ना हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है, अकाशिया, राइजोफोरा, पाइनस, टेक्टोना ग्रैंडिस। विच प्लांट इज फाउंड इन मैंग्रोव जोन,
अकेशिया, राइजोफोरा, पाइनस एंड टेक्टोना ग्रैंडिस। पहले तो ये बताओ कि मैंग्रोव जोन में एक ही ग्रुप ऑफ प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, और वो इनमें से कौन सा हो सकता है? सोच के देखो एक बार, ये तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि राइजोफोरा जो प्लांट है वो हमें मैंग्रोव रीजन में मिलते हैं कि नहीं मिलते? राइजोफोरा प्लांट हमें मिलते हैं मैंग्रोव रीजन में, ठीक है। आगे बढ़े बच्चा, ये सब रटने वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी अभी आएंगे। सुनहरा धान एक जीएमओ पौधा है जिसमें निगमित जीन जिसके जैव संश्लेषण के लिए होता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ओमेगा 3। अच्छा, सुनहरा धान मतलब गोल्डन राइस इज ए जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट इन विच इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मीन्ड फॉर बायोसिंथेसिस। पहले तो ये समझो कि गोल्डन राइस एक जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है। अच्छा, जेनेटिक मॉडिफाइड है, लेकिन उसमें कौन सा जीन इंसर्ट किया है और किस लिए किया था? हमने गोल्डन राइस, नॉर्मल भी राइस था, ठीक है, हमको क्या जरूरत पड़ी कि हमको उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ रहा है? कुछ फायदे के लिए क्या होगा? अगर इतनी मेहनत की है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है हमने, तो हम क्या चाहते थे? उसमें विटामिन ए का कंटेंट इंक्रीज करना, ठीक है। विटामिन बोले तो बीटा कैरोटीन का कंटेंट इंक्रीज करना चाहते थे, इसलिए हमने उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट? बच्चा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन भी होगा, ठीक है। तुम में से कुछ को लगेगा कि इसमें भाई प्लांट हार्मोन्स आएंगे, आईए, जिब्रेलिन। नहीं, जब इंड्यूस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट है तो पॉलीथाइनिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट आर द केमिकल्स जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आने चाहिए कि जब हमें फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कराना ही है तो हमारे पास दो चीज़ काम आनी चाहिए, याद हमारे दिमाग में दो चीज़ आनी चाहिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, दो चीज़ याद आनी चाहिए, ठीक है। वो दो चीज़ क्या है? पीईजी, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है क्या? सोडियम नाइट्रेट। इज इट क्लियर? सभी को समझ आया? पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है क्या? आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? मतलब हमें क्या कराना है? संलयन कराना है जीव द्रव्य का, ठीक है। तो ये दो केमिकल हेल्प करेंगे हमें दोनों के फ्यूजन कराने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है? ठीक है, इसके ऑप्शंस देखो। एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू, समझ रहे हो कैसे एडवांसमेंट हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग में? एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ट्रांसपोजन, ऑन्कोजीन्स। पहली बात तो तुम्हें मैंने एक चीज़ समझाई थी अपनी क्लास में जब अपन बायोटेक पढ़ रहे थे, याद करो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? तुम्हें ये याद होना चाहिए कि मैंने एक बोला था कि सारे फैक्टर चाहिए हमें होस्ट भी चाहिए, हमें लाइगेज भी चाहिए, ठीक है। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमारे जो मेजर टूल्स हैं, मेजर टूल्स हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मेजर टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, समझो जो मेजर आते हैं पहले, ठीक है। तो हमारे पास होस्ट भी होना चाहिए, हमारे पास होस्ट भी होना चाहिए, ठीक है क्या? वेक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर से हम क्या कर रहे हैं? जीन को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हमारे पास लाइगेज भी होना चाहिए क्योंकि हमें दो डीएनए सेगमेंट जोड़ने हैं। हमारे पास और क्या होना चाहिए बताओ? और कुछ क्या चीज़ ज़रूरी हो सकती है? पॉलीमरेज एंजाइम होने चाहिए, ठीक है क्या? लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन मिस कर रहे हैं, वो क्या है? हमें पहले डीएनए सेगमेंट को कट भी तो करना है, फॉरेन डीएनए को, और जो हमारा मेन डीएनए जिसमें हमें इंसर्ट करना है उसके लिए हमारे पास आरई होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का होना, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इन विट्रो में वर्क कर सकता है, इन विट्रो में ये वर्क कर सकता है,
इसलिए हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ऑल्सो वर्क्स इन इनविट्रो, कैन ऑल्सो वर्क्स इन, कैन ऑल्सो वर्क्स इन इनविट्रो, ठीक है क्या। इसीलिए सबसे ज़्यादा जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो हमको क्लियर होना चाहिए कि एडवांसमेंट के पीछे एक ही फीचर है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आंख बंद करके इस ऑप्शन पे टिक मार देना जब जब एडवांसमेंट की बात है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। यदि एंडोन्यूक्लियस इन विट्रो में वर्क ही नहीं कर पाता तो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल होती क्या, नहीं होती, क्योंकि हम डीएनए सेगमेंट्स को कट ही नहीं कर पाते, और यदि हम उन्हें कट नहीं कर पाते तो आगे लाइगेज, होस्ट, वेक्टर, प्लाज्मिड, इन सब का कोई फायदा है क्या, इन सब का कोई फायदा नहीं होता, आगे नहीं होता ना बच्चा पार्टी। आगे बढ़े, आगे देखो, टिटनस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय टिटनस मेनली अफेक्ट, टिटनस के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जा रहा है उससे मेनली क्या अफेक्ट होता है, बताओ। टॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर रहा है टिटनस की वजह से क्या अफेक्ट हो रहा है, हृदय संबंधी मांसपेशी, स्वैच्छिक मांसपेशी, श्वसन तंत्र तथा दोनों ए एंड बी, अच्छा कार्डियक मसल्स, वॉलेंट्री मसल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या बोथ ए एंड बी, बताओ। टिटनस जो बीमारी है उसकी वजह से क्या सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। बच्चा एक बात समझो, टिटनस कौन कर रहा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। उसका जब वो इन्फेक्ट करेगा एक पर्सन को तो टॉक्सिन रिलीज होगा, उस टॉक्सिन की वजह से जो वॉलेंट्री मसल है ना इंसान की, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी, ठीक है। जो वॉलेंट्री मसल है, स्वैच्छिक मांसपेशियां, उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव आता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े बच्चा पार्टी। निम्नलिखित में से कौन मृदु जलीय मछली नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेश वाटर फिश, इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर फिश नहीं है। इसका मतलब ये सारी क्या दे रखी है, फ्रेश वाटर फिश दे रखी है, इनमें से एक कौन सी है, सेलाइन वाटर फिश है, इनमें से एक कौन सी है, सेलाइन वाटर फिश, इनमें से एक है सेलाइन वाटर फिश, ठीक है क्या, और वो है सैल्मन, ठीक है। मृदु जलीय मछली नहीं है, सैल्मन बच्चा अपनी सेलाइन वाटर फिश है, नमक के पानी में पाई जाएगी। फ्रेश वाटर फिश ये सारी फ्रेश वाटर है, कटला, मृगाल, रोहू, ठीक है। तो जो सैल्मन है वो अपनी है सेलाइन वाटर फिश। आगे बढ़े बच्चा, लोही नश्र है, लोही इज ए ब्रीड ऑफ, इसको याद कर लो बच्चा, ये याद करने का क्वेश्चन है। लोही किसकी ब्रीड है, लोही ब्रीड होती है अपने, लोही ब्रीड होती है अपने शिप की, लोही जो ब्रीड है वो है शिप की, ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है सबको। इसको याद कर लेना एकदम कि लोही अपनी जो ब्रीड है वो है शिप की, ठीक है। सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगीन होने का कारण है ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। डीकलरेशन ऑफ लेड एंड सिल्वर पेंट्स इज कॉज ड्यू टू, पहली बात तो ये समझो कि लेड और सिल्वर पेंट का डीकलरेशन हो रहा है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। रीजन क्या है उसका, उसका एक ही रीजन है बच्चा, मतलब मेजर जो रीजन है, जब लेड और सिल्वर पेंट डीकलर उनका जो कलर है ना वो डीकलराइज हो रहा है, समझ रहे हो, कलर बिगड़ रहा है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, इसका एसिडिक नेचर है अपन को पता है इस सल्फाइड का, तो ये क्या करेगा, लेड और सिल्वर पेंट के जो कलर है ना उसको डीकलराइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, समझ रहे हो इतना। आगे बढ़े, मृदुजल में बीओडी का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बात आ रही है फ्रेश वाटर में बीओडी का जो लेवल है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले ये समझो कि बीओडी है क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या, वो समझो। पहले एक बार सोच के देखो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या, बताओ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या, पहले वो सोच के देखो क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बताओ क्या है, बैक्टीरिया को क्यों चाहिए ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताओ क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब ऑर्गेनिक वेस्ट का जो भी हो रहा होता है, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हम कर रहे होते हैं, तो बीओडी क्या रोल प्ले करेगा उधर, कुछ समझ में आया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्यों है क्यों नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो ऑक्सीजन डिमांड है
कि जब बैक्टीरिया सीवेज को डिग्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेस्टेज को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हमारे वहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे सीवेज के अंदर जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा बीओडी डिमांड होगी। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर वहाँ प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा बीओडी डिमांड होगी। ये बात अपन सबको दिमाग में एकदम क्लियर कर लेनी है, ठीक है। बैक्टीरिया की बीओडी डिमांड ये डिटरमाइन करती है कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन सीवेज के अंदर कितना है, सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक कंपोजिशन कितना है ये डिपेंड करती है बीओडी कितना होगा। फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिक डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन, इसलिए वहाँ की जो बीओडी लेवल है वो लेस देन 5 ppm होती है। बीओडी लेवल इन फ्रेश वाटर, बीओडी इन फ्रेश वाटर लेस देन 5 ppm, क्या लेस देन 5 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ppm बोले तो पार्ट पर मिलियन, ठीक है बच्चा। सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है द मोस्ट फेमस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। अभी 4 ऑप्शन है, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। कई बार ऐसा होगा बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास 2 ऐसे ऑप्शन होंगे जो दोनों सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम होंगे, लेकिन जब ये मोस्ट फेमस की बात करा तो अपन को पता है राइजोबियम से ज़्यादा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो इससे ज़्यादा फेमस कोई नहीं है राइजोबियम से ज़्यादा, और बैक्टीरियाज भी हैं, लेकिन जब हम बात करें मोस्ट फेमस की तो हमें टिक लगाना है राइजोबियम पे, ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर जाएगा, ठीक है। क्या आगे बढ़े। HIV हमला करता है बी कोशिका पर, मददगार टी कोशिका पर मतलब हेल्पर डी सेल पे, RBC पर या रक्त प्लेटलेट्स पर। HIV अटैक्स ऑन बी सेल, RBCs, हेल्पर डी सेल या ब्लड प्लेटलेट्स। अब बताओ किस पे अटैक करेगा, मैक्रोफेज पे करता है और हेल्पर टी सेल्स पे करता है। HIV किस किस पे अटैक कर रहा है, अपने हेल्पर टी सेल पे सबसे ज़्यादा अटैक करेगा, ठीक है। क्या आगे बढ़े बच्चा पार्टी, अपन को आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, ये अपने 70 MCQ कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद अपन आएंगे अपने मेन जो क्वेश्चंस है ना उस पे आएंगे, ठीक है। क्या महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां मतलब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती हैं, ठीक है, बर्थ कंट्रोल में कैसे हेल्प करेगी। अंडाणु को मारकर मतलब ओवा को किल करके, अंडोत्सर्ग बाधित करके, शुक्राणु को मारकर शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच अवरोध निर्मित करके। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स यूज बाय फीमेल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, किलिंग ओवा, इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, किलिंग स्पर्म्स या फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। पहली बात तो ये क्लियर रखो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रहे हैं हम लोग, क्या खा रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एक वो है, क्यों खा रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम खा रहे हैं, ठीक है, ऑरल भी लगा लेते हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रहे हैं, तो उसका एक रीजन है कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि पिल्स के अंदर है क्या, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस को डाला गया है, तो हम चाह रहे हैं इन जो हार्मोन्स है इनकी अमाउंट है जो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए एक्सटर्नली, इनके अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं बॉडी के अंदर। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के कारण बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा बच्चा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन खत्म, इनहिबिट होगा, ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाएगा। जब जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में इंक्रीज रहेगा तो ओव्यूलेशन होगा इनहिबिट। तो इसलिए ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करती है, ओव्यूलेशन को ही रोक देती है। यदि ओव्यूलेशन ही रुक जाएगा तो स्पर्म्स के अकेले से तो वो होगा नहीं ना, कंसेप्शन अकेले स्पर्म से तो नहीं होगा, जब तक एग और स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आएंगे क्या प्रेगनेंसी की संभावना नहीं। अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो हमारे पास ओवम नहीं है, अकेला स्पर्म कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नांकित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता, भ्रूण कलिंग, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, पीलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। पहली बात ये देखो कि हम एमनियोसेंटेसिस कराते हैं, ये बात हम सबको पता है, ठीक है।
तो एमनियोसेंटोसिस मैंने क्या बोला था, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा पता लगाया जा सकता है उससे, ठीक है। दूसरा सेक्स ऑफ द फीटस क्या है। अब अपन देख रहे हैं कि कौन सा पता नहीं लगाया जा सकता, तो सेक्स ऑफ द फीटस तो पता लगाया जा सकता है, ठीक है क्या बच्चा, सेक्स ऑफ द फीटस पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, सेक्स ऑफ द फीटस पता लगाया जाएगा आराम से एमनियोसेंटोसिस से। क्या क्लीन फिल्टर सिंड्रोम को पता लगाया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये जेनेटिक है, ठीक है क्या, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम का पता लगाया जाएगा, पता लगा लेंगे, डाउन सिंड्रोम का लगा लेंगे, जॉन्डिस का पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आंसर आएगा जॉन्डिस। समझ रहे हो, एमनियोसेंटोसिस से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, पुराना हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, वो हम पता लगा सकते हैं, सेक्स पता लगा सकते हैं, लेकिन जॉन्डिस जैसे नॉर्मल डिजीज नहीं पता लगाए जा सकते, ठीक है क्या, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। निफ जीन्स से संबंधित है, ठीक है, निफ जीन्स किससे संबंधित है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन, विएमिनीकरण, ठीक है। निफ जीन्स आर एसोसिएटेड विद अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीएमिनिफिकेशन। बताओ निफ जीन्स किससे संबंधित हैं, बताओ निफ जीन्स क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे मेजर रोल्स आता है निफ जीन्स का। तुम्हें वहाँ पे एक पिगमेंट याद है, लेग हीमोग्लोबिन, पिगमेंट याद है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तुम्हें एक पिगमेंट याद रहना चाहिए, लेग हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से नोड्यूल्स का कलर पिंक हो जाता है, जिसकी वजह से नोड्यूल्स का कलर पिंक हो जाता है, पिंक अपीयरेंस आती है जिसकी वजह से, लेग हीमोग्लोबिन की वजह से पिंक अपीयरेंस आती है, ठीक है बच्चा पार्टी। आगे बढ़े, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी यूज फॉर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे यूज लिए जाएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज फॉर, क्या यूकैरियोटिक डीएनए, क्या वायरल डीएनए, क्या बैक्टीरियल डीएनए, या और कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट। पहली बात तो ये समझो, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओनली यूकैरियोटिक डीएनए या फिर ओनली वायरल डीएनए या फिर ओनली बैक्टीरियल डीएनए पे वर्क करेगा तो बाकी सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स का क्या होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो सब पे वर्क करेगा ना बच्चे, किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट पे वर्क करेगा, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वायरल ही होना चाहिए, बैक्टीरियल होना चाहिए, फिर तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प ही नहीं कर पाता अपने कुछ, क्या वो अपने कुछ हेल्प कर पाता, नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, मरुद्भिद पौधे की पत्तों की विशेषता है, द फीचर ऑफ द ज़ेरोफाइटिक प्लांट लीव्स आर, ठीक है। तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट लीव्स की क्या विशेषताएं हैं, पहली बात तो ये सुनो, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, संकन स्टोमाटा और लोअर एपिडर्मिस, हैवी क्यूटिकल। क्या विशेषता हो सकती है अपनी फीचर ऑफ द ज़ेरोफिटिक प्लांट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ज़ेरोफिटिक प्लांट आते हैं, दो चीज़ें तो याद रखनी है कि संकन स्टोमेटा होंगे, हैवी क्यूटिकल की लेयर होगी, सो डैट वाटर की डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है, सो डैट वाटर की डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है क्या बच्चा, क्लियर है यहाँ तक सबको। आगे देखें, एक झील में पादप प्लवक बहुतायत में इनमें उगते हैं, इन्हें लेक फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो अबंडेंटली। अच्छा, ये फिर से रटने वाला क्वेश्चन है। फाइटोप्लैंक्टन्स अपने सबसे ज़्यादा मिलते हैं बच्चा लिम्नेटिक जोन में, ठीक है, बेंथिक जोन अपने सबसे नीचे वाला होता है, ठीक है, जब पानी की बात करते हैं, और लिम्नेटिक जोन में क्या मिलता है बच्चा अपने फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है क्या। युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं, युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं, देखो प्रभाविता के नियम से, पृथक्करण के नियम से, यादृच्छिक निषेचन के नियम से, या फिर स्वतंत्र संकलन के नियम से। अब तो मुझे बताओ, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा गैमेट्स हाइब्रिड नहीं हो सकते, ठीक है, इसका एक ही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये अश्योर करता है कि जब इसका मान लो ये हमारा कोई जीनोटाइप है, ठीक है, अब इसका हम गैमेट अलग कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, कभी भी ना गैमेट कभी हाइब्रिड नहीं हो सकता, गैमेट हमेशा अलग अलग ही जाएगा, ठीक है, ये बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। इसके जब हम ये अलग अलग करा रहे हैं, ठीक है, सेग्रीगेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो इसके आने से फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे गैमेट के आने से फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट बोलता है कि गैमेट्स कभी हाइब्रिड नहीं हो सकते। आगे आए, निम्न में से कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटिपिक अनुपात को दर्शाता है। पहली बात तो ये देखो कि कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटिपिक अनुपात को दर्शाता है। पहली बात ये समझो बच्चा पार्टी कि जब हम बात कर रहे हैं 3:1 की, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं 3:1 की,
ठीक है। तो क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए? क्या हमारे दिमाग में डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं आना चाहिए? क्या आएगा बताओ? क्या हमारे दिमाग में डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं आएगा? 3:1 हमें चाहिए फिनोटिपिक रेशो में, कौन सा आएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा बच्चा, ठीक है क्या? ये अपने हुए एमसीक्यूज, ये अपने बिहार बोर्ड के पेपर के हुए एमसीक्यूज। बच्चा अगला जो सेक्शन है इसके अंदर है अपने छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। अब अपने पास अपन ने काफ़ी टाइम एमसीक्यूज में सॉल्व कर लिया, जिसमें अपन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, 4 ऑप्शन में से अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ठीक है। क्वेश्चंस को अपन थोड़ा फास्ट लेंगे, ठीक है। और पहले अपन ये देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने सेक्शन में आएंगे, ठीक है। सेक्शन ए में अपने आए 70 एमसीक्यूज, ठीक है। तो सेक्शन ए में अपने आ गए 70 एमसीक्यूज, ठीक है क्या? यहाँ लिख लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। सेक्शन ए में थे हमारे 70 एमसीक्यूज, 70 एमसीक्यूज, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, देखते जाते हैं। सेक्शन बी में 16 एंड देखो सेक्शन बी ही चल रहा है जिसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 20, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने हैं? 20। तो अपन इसको देखते हैं। सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने हैं? 20। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने हैं? 20, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात सबको क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखो सेक्शन बी ही चल रहा है लेकिन उसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने हैं? 21 से लेके 26 आपके कितने हैं? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो अपन देखते हैं एक बार। तो ये अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए और 21 से लेके 26 मतलब कितने हुए? 6 क्वेश्चन कितने हैं? लॉन्ग क्वेश्चन। तो अपने यहाँ पे 6 क्वेश्चन कितने हैं? लॉन्ग कितने हैं? 6 क्वेश्चन है, 6 अपने लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये अपने सेक्शन बी का आ गया और ये अपने सेक्शन ए का आ गया। तो ये अपना हो गया पेपर पैटर्न। पहली बात तो ये समझो कि जब अपन पेपर अटेम्प्ट करें ना तो सबसे ज़्यादा अपना ध्यान होना चाहिए बच्चे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। हम कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना, सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान इसी बात पे होना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़े ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? आगे देखें। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डिफाइन हाइड्रोफाइटिक प्लांट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। जलीय पौधे को उदाहरण सहित परिभाषित करें। बच्चा इसमें क्या बताना है अपन को? हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स की डेफिनेशन बतानी है और उसके कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। तो इसका कैसे होगा डिवाइडेशन कि 1 नंबर तो इसमें एग्जाम्पल बताने के मिलेंगे, 1 नंबर इसकी डेफिनेशन का मिलेगा, ठीक है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे देखें। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट करें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। सबको पता होगा, आई होप जब बोर्ड एग्जाम देने आ रहे हो तो सबको पता है कि इतना तो सबने पढ़ लिया होगा। मेन बात है इसमें अच्छे मार्क्स कैसे मिले। अगर अपन डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरीके से, फूड चेन एंड फूड वेब, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फूड चेन और फूड वेब, एक तो बच्चा लिखते हैं अपन पैराग्राफ में आंसर और एक अपन लिखते हैं मतलब टेबल बना के। तो ये बहुत अफेक्टिव तरीका होता है डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में यदि तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, 2 साइड में इसके पॉइंट्स लिख दो कि फूड चेन ये है, फूड वेब ये है, ठीक है। तो वो चीज़ फिर अपन लास्ट में एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अपन को अच्छे मार्क्स दिलाने की कोशिश करती है, समझ रहे हो? अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन क्रोमोसोमल एबरेशन। गुणसूत्री उत्परिवर्तन को परिभाषित करें। इसमें पूरे 2 नंबर केवल क्रोमोसोमल एबरेशन को डिफाइन करने के हैं, इसमें एग्जाम्पल नहीं देना, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस इन ब्रीफ। स्पर्मेटोजेनेसिस बताना है तुम्हें, उसको डिस्क्राइब करना है। तो बच्चा जब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात आ रही है तो जब तुम बताओगे उसको पूरा कि ऐसे ऐसे मेन अपना मेल
स्पर्म जो अपना मदर सेल है, ठीक है, उधर से बनना स्टार्ट होता है और फिर जब वो मैच्योर होता है स्पर्मेटोजोआ तक, वो पूरी प्रोसेस तुम्हें इसमें बतानी है। अगला क्वेश्चन देखो, शो द वेल लेबल डायग्राम ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। क्या बोल रहा है, वेल लेबल डायग्राम बनाना है एंजियोस्पर्मिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। तो इसमें आपको केवल डायग्राम बनाना है और लेबलिंग करनी है, समझ रहे हो, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, डायग्राम बनाना है और यू हैव टू लेबल दैट थिंग्स। उसके अंदर जो भी आती है अपने एंजियोस्पर्मिक 8 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक के लिए, नीचे क्या आती है, सिनर्जिड्स आती हैं, ठीक है, ऊपर एंटीपोडल्स, ठीक है, बीच में न्यूक्लियसेस वगैरह, तो वो सारी चीज़ आपको बतानी है उसको पूरा कि एम्ब्रियो सैक ये है और उनको लेबल भी करना है कि एक्सेल यहाँ है, सिनर्जिड्स यहाँ है, एंटीपोडल्स यहाँ है, ठीक है क्या। ये क्वेश्चन हो गया। राइट इन ब्रीफ ऑन नेचुरल सिलेक्शन। बच्चा इसमें कुछ नहीं करना, केवल अपन को डेफिनेशन देनी है, ना अपन को एग्जाम्पल सेट करना है, यहाँ पे ओनली डेफिनेशन बतानी है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें भी ओनली डेफिनेशन लिख ली है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ा लिखने मत बैठ जाना, क्योंकि इसमें बस डेफिनेशन पूछिए, डिफाइन करवाया है तो डिफाइन करके इसको अपन को छोड़ देना है, ठीक है क्या। आगे बढ़े, आगे देखो, राइट ए नोट ऑन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पे नोट लिखना है, तुम्हें अभी बताया था मैंने आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनाता है, ठीक है क्या। वो पूरा तुम्हें इसमें एक्सप्लेन करना है कि डीएनए से आरएनए बनाएगा, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज का जो यूज है वो मेन किस में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, ठीक है क्या। आगे बढ़े, एक्सप्लेन अबाउट कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक, ठीक है। तो मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक को अलग अलग एक्सप्लेन करना है। तो इसमें बच्चा, इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लिखना, अपन को पहले कनेक्टिंग लिंक पकड़ना है और उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। इवोल्यूशन चैप्टर से है ना बच्चा, ये अपना इवोल्यूशन चैप्टर से। अब अपन क्वेश्चंस में फटाफट देखते जाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से हैं और करना कैसे, ठीक है क्या। देखो, कनेक्टिंग लिंक की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ठीक है, और मिसिंग लिंक की लिख देनी है, ठीक है। ये अपने 2 नंबर के क्वेश्चन है सब, इसके चक्कर में कई बार क्या होता है बच्चों के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाते हैं, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। सारा टाइम इन्हीं क्वेश्चंस में नहीं देना, समझ रहे हो। आगे देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बी डीएनए और जेड डीएनए। अगेन डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है, आपको बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या कराना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिफाइन क्रॉस पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। अपन को क्या करना है, सुटेबल, पहले क्रॉस पोलिनेशन बताना है। क्रॉस पोलिनेशन कैसे, कि भाई एक प्लांट से क्या हो रहा है, एक प्लांट से पॉलन ग्रेन जा रहे हैं हमारे दूसरे प्लांट पे, ठीक है क्या। एक प्लांट से पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ट्रांसफर है वो हो रहा है दूसरे प्लांट में, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है क्या। तो ये चीज़ अपन जब बताएं, और अगर अपन डायग्राम थोड़ा सा शो कर देंगे, एक आउटलाइन, एक रफ डायग्राम, तो अपन को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है, ठीक है। आगे बढ़े, एक्सप्लेन अबाउट वैसेक्टोमी। बच्चा वैसेक्टोमी में क्या है, अपन वास डिफरेंट को कट कर रहे हैं और उनको टाई कर रहे हैं, वास डिफरेंस को कट कर रहे हैं और उसको टाई कर रहे हैं। क्यों टाई कर रहे हैं, अच्छा, वासेक्टोमी के अलावा जो फीमेल के अंदर होती है, ठीक है, उसका नाम बताओ। जो प्रोसेस वासेक्टोमी के जैसे ही होती है लेकिन फीमेल के अंदर होती है, उसका नाम बताओ, फटाफट नाम बताओ, क्या नाम हो सकता है। वैसेक्टोमी की तरह फीमेल के अंदर जो है उसका नाम बताओ, क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होती है, ठीक है क्या। ट्यूबेक्टोमी, उसमें क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लो एकदम। ट्यूबेक्टोमी में क्या कर रहे हैं बच्चा, ट्यूबेक्टोमी में क्या कर रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं, कट एंड टाइड, ठीक है क्या, कट एंड टाइड। एंड वैसेक्टोमी में क्या कर रहे हैं, वेस डिफरेंस को कट कर रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ तक क्लियर है सबको।
तो ये दोनों प्रोसेस हेल्प किस में आएगी अपन को, ये प्रोसेस हेल्प क्यों आ रही है, ये हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से एक है, ठीक है, जब अपन को परमानेंट टर्मिनेशन कराना है, ठीक है, तो उसके लिए अपना वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी काम आएंगे। ये क्वेश्चन हो गया अपना। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे अपन को क्या एक्सप्लेन करना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो बॉडी के अंदर हो रहा है, एक्सटर्नल के अंदर क्या हो रहा है कि बॉडी के गैमेट्स बाहर जाके फ्यूज कर रहे हैं। बॉडी के गैमेट्स कहाँ फ्यूज कर रहे हैं, बॉडी के बाहर फ्यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इनको डिफरेंशिएट करके अपन इनके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे एम्फीबियंस है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है क्या। तो ह्यूमंस में अपन इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, तो ये इससे अपन को अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है, ठीक है क्या। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टेबल मार्कर। ये मैंने अपने तुम्हें बायोटेक वाली क्लास में बताया था कि सेलेक्टेबल मार्कर का क्या यूज़ है। पहली बात तो सेलेक्टेबल मार्कर कौन होती है, एंटीबायोटिक्स होती है। क्या काम है उनका, अपन उससे पता लगा सकते हैं कौन से तो ट्रांसफॉर्म सेल है और कौन से अनट्रांसफॉर्म सेल है। तो इसके अंदर अपन बस अपन को ये बताना है कि भाई सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, पूरा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, डायग्राम वायग्राम नहीं बनाने उसमें। अपने जो प्लाज्मिड का था PBr 322 वाला, उसका डायग्राम नहीं बनाना, केवल सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में बताना है, ठीक है क्या। हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित बीमारियों के रोगजनक का नाम बताएं। क्षय रोग, एड्स, फाइलेरिया, दाद। नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, फिलेरिया और रिंगवॉर्म, ये सारी अपन को क्या दी हुई है, डिजीज दी हुई है, ठीक है बच्चा। अच्छा पहले तो तुम लोग सोचो और ये सोचो क्या क्या सोच के बताओ कि इन सब के कौन कौन कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें बताना है, क्योंकि इसका सबका अलग अलग कॉजल ऑर्गेनिज्म है और ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है 2 नंबर के अंदर। केवल कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन कैसे डिवाइड होगा बच्चा, इसकी मार्किंग कैसे डिवाइड होगी, हाफ हाफ इसकी मार्किंग डिवाइड होगी, ठीक है क्या। ईच हाफ इसकी मार्किंग डिवाइड है, ठीक है क्या। ईच हाफ इसकी मार्किंग डिवाइड होगी इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। सोचो इसका क्या क्या हो सकता है, सोच के बताओ क्या क्या हो सकते हैं इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म। बच्चा ट्यूबरकुलोसिस का, एड्स का, HIV, फिलेरियस, ठीक है, इन सबके बैक्टीरियाज होंगे क्या, ठीक है। सबके अलग अलग पैथोजन हैं, सबके बैक्टीरियाज नहीं होंगे, वही मैं बोल रही हूँ। एड्स, HIV वायरस, तो सबके अलग अलग कॉजल ऑर्गेनिज्म के नाम लिखते ही आपको 2 नंबर मिलने हैं, ठीक है क्या। इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, ना इन डिजीज के बारे में बताना है, ठीक है। ये फंगस से होता है, माइक्रोस्पोरम, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना, एकदम रट के जाना एकदम, ठीक है क्या। आगे बढ़े। अनिश्चय जनन से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते बच्चा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्थिनोजेनेसिस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पहले आपने इधर बताना है कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, फिर आपको बताना है उसका एग्जाम्पल कि पार्थिनोजेनेसिस ये अपनी प्रोसेस है, ठीक है। और फिर उसको अपन को कोई भी प्लांट का एग्जाम्पल दे देना, ठीक है क्या। आगे बढ़े। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेडिग्री एनालिसिस, इसको समझो, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। पेडिग्री एनालिसिस का हमारा क्या हेल्प कर सकता है वो हमारे, एक बार तुम सोचो फिर मैं बताती हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस हमारे क्या काम आ सकता है, बताओ पेडिग्री एनालिसिस क्या काम आएगा। पहली बात तो पेडिग्री एनालिसिस हमारे काम आता है जब हम जीन के बारे में पता चला रहे हैं, मतलब समझ लो फैमिली है, ठीक है, फैमिली में कोई डिजीज है, हम ये पता लगा रहे हैं कि आगे की जनरेशन में वो डिजीज जाएगी या नहीं जाएगी, उसके लिए हमें चाहिए पेडिग्री का एनालिसिस, ठीक है। वो पर्टिकुलर चार्ट क्रिएट होता है कि ये मदर है, ये फादर है, फिर इन्होंने जो इनके बच्चे हुए तो मतलब उनके अंदर कौन से ट्रेड्स आए हैं, ठीक है क्या, उनके अंदर कौन से ट्रेड्स आए हैं, कौन से ट्रेड्स आए हैं, ये इनकी अगली जनरेशन है, ठीक है। फिर अपन को ये देखना है कि भाई आगे की जनरेशन में कोई ट्रेड आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है कि अपन पेडिग्री एनालिसिस से देखते ये हैं कि कोई डिजीज़ कितनी संभावना है जनरेशन में आगे की में ट्रांसफ़र होने की, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी उसके ट्रांसफ़र होने की आगे की है, ये चीज़ हम देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, ठीक है क्या। डिस्क्राइब अबाउट द हजार्ड ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। पहली बात तो ट्रांसजेनिक एनिमल है क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं अपने बच्चा वो एनिमल जो अपन ने जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाए हैं, ठीक है। हजार्ड बताने, हानिकारक प्रभाव, तो ये सारे प्रभाव तुम्हारे दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनमें से कुछ पॉइंट्स लिख दोगे और पॉइंट्स बना के लिखोगे क्या,
तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है क्या। आगे बढ़े, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये तो पता होना चाहिए कि बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बाकी सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। नेम एनी 4 नेशनल पार्क, 4 नेशनल पार्क के नाम लिखने हैं, सब वही हाफ हाफ नंबर से डिवाइड है, 3 लिखोगे तो 1.5 नंबर मिलेंगे, चारों लिख दोगे तो पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैथेनोजन, मैथेनोजन क्या होते हैं। हाउ डू मैथेनोजन्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस। अच्छा, पहली बात तो मैथेनोजन क्या होते हैं, फिर हमको बताना है कि मैथेनोजन कैसे हेल्प कर रहे हैं बायोगैस को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो मैथेनोजन तुम्हें बताया था, ठीक है, र्यूमिनेंट्स एनिमल्स में भी मिलते हैं, ठीक है। तो मैथेनोजन्स वो बैक्टीरिया जो मैथेन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है क्या, अनाएरोबिक बैक्टीरिया, हाइड्रोट्रोफिक। अब देखो बायोगैस बनाने में कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो अपन ने वो पढ़ा था क्या, बायोगैस बनाने का पूरा एक सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टर वाला बायोगैस प्लांट था जिसमें डाइजेस्टर था, इधर से स्लरी आ रही थी, इधर स्लज निकाल रहे थे, ठीक है क्या। तो वो डायग्राम भी इसमें बना सकते हैं अपन, अगर अपन को अच्छे मार्क्स चाहिए। पहले अपन को बताना कि मैथेनोजन कौन से बैक्टीरियाज हैं, फिर बताना है वो हेल्प कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे डिग्रेड कर रहे हैं हमारे वेस्टेज को, और कैसे वो मैथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है क्या। अगर अपन इसमें वो डायग्राम बना देंगे ना बच्चा, तो इसमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है, समझ लो। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखते हैं अगला, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अच्छा, पहली बात तो ये समझो कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट इन पॉल्यूशन कंट्रोल, पौधों का इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट की वजह से कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, ये पूरा एक्सप्लेन करना है अपन को कैसे, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट तो अपना इजीली हो जाएगा, ठीक है। बात आती है इस वाले क्वेश्चन की, अपन को पता है पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है क्या, प्लांट्स का क्या रोल हो सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल में। सोच के देखो प्लांट्स का क्या रोल हो सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल में। पहली बात तो एक मेजर रोल वही है O2 CO2 वाला, हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो लोग CO2 को इनहेल कर रहे हैं। अब तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। तो प्लांट का तो मेजर रोल है ना बच्चा, ये अपन को ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरा अपन को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने का, देखो क्वेश्चन है अपना 2.5 और 2, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो अपना डिवाइड है, वो अपना डिवाइड है 2.5 का, और ये वाला डिवाइड है 2 का, ठीक है। तो इसमें अपन को पूरा एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे प्लांट पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करेंगे, और फिर अपन को अगले क्वेश्चन पे मूव करना है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोपेस्टिसाइड, जैव पीड़कनाशी से आप क्या समझते हैं। BT विश पर एक टिप्पणी लिखे। पहली बात तो ये सोचो कि इसने इस क्वेश्चन को तो केवल 1 नंबर में दिया है बायोपेस्टिसाइड को, और इसने BT टॉक्सिन को 4 नंबर में दिया है, समझ रहे हो। तो तुम्हें बायोपेस्टिसाइड के बारे में तो केवल इतना बताना है कि वो उतने नुकसानदायक नहीं है जितने केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं, और क्या रीज़न था बायोपेस्टिसाइड बनाने का, तो इसकी मतलब डेफिनेशन लिख के तुम्हें इसे छोड़ देनी है। जब बात आए BT टॉक्सिन पे नोट लिखने की, तो इसमें तुम्हें पूरा बताना है कि बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से हमने BT जीन निकाला था, ठीक है। फिर हमने उसकी हेल्प से BT जीन इंसर्ट किया था, फिर BT टॉक्सिन को हमने ट्रांसफ़र कराया प्लांट्स में, जिससे कि हम बचा सकें उन लोगों को किससे, बॉलवॉर्म से, कॉटन बॉलवॉर्म से, कॉर्न बोरर से। तो हमने प्लांट्स को रेजिस्टेंस बनाया है उनके, कैसे, BT जीन डाल के, क्योंकि वो जो टॉक्सिन है वो उन कीटों को मार देगा, ठीक है क्या। आगे बढ़े बच्चा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ये अपने सारे क्वेश्चन होने को आए, देखो क्या है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाउन सिंड्रोम एंड क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो पहली बात तो डाउन सिंड्रोम और क्लीनफिल्टर में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होती है बच्चा, ट्राइसोमी होती है, ठीक है। तो पहले अपन उसके क्रोमोसोम के बेसिस पे डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जो पेशेंट होता है डाउन सिंड्रोम का और क्लीनफिल्टर का, उनकी अपीयरेंस कैसे अलग अलग होगी उसके बेसिस पे डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि भाई हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे डिफरेंस बता दिया, क्रोमोसोम लिख के बता दिया कि डाउन सिंड्रोम कैसे दिखाई देंगे, क्लीनफिल्टर कैसे दिखाई देंगे, पेशेंट के बारे में बता दिया कि पेशेंट ऐसा दिखाई देगा, ठीक है क्या। यहाँ तक क्लियर है, और समझ लो, कुछ डाउट है बताओ। आई होप सो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डिफरेंस बताना है सीधे सीधे। अगला क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसने मिक्स करा है, इसने पार्ट मिक्स किया है जूलॉजी बॉटनी का। एम्ब्रियोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस, पहले अपन को बताना है कि गैमेटोजेनेसिस ये चीज़ है,
ठीक है, उस पूरी प्रोसेस को तुमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है क्या। और फिर दूसरी आएगी एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। और एम्ब्रियोजेनेसिस को जब तुम एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, तो तुम इसमें डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। इन दोनों में अपन अगर डायग्राम बना पाए तो अपने लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है क्या। अब देखो, डिस्क्राइब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं, लिंग सह लग्न वंशागति को स्वयं उदाहरण समझाइए, ठीक है। अब समझो क्या बोलना चाह रहा है ये, क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन समझो पहले क्या बोलना चाह रहा है। डिस्क्राइब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। पहले अपन को बताना है कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है, फिर अपन को किसी एक डिजीज या फिर किसी एक एग्जाम्पल लेना है, पर्टिकुलर एक सिचुएशन का, ठीक है, फिर उसको अपन को चार्ट के रूप में समझा देना है। तो उसके बेसिस पे अपन को मिलेंगे 5 मार्क्स। और आई होप सो इसमें अच्छा खासा डिवाइडेशन होगा कि पहले सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को समझाने का 2.5 नंबर का, फिर एग्जाम्पल देने का 2.5 नंबर का, ठीक है। ऐसे अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आएगा अपना, अगला क्वेश्चन आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ओव्यूलेशन हाइड्रोसीयर। अच्छा, पहले तो ये सोचो कि जो अपना ओव्यूलेशन है और जो अपना हाइड्रोसीयर है, ठीक है क्या, तो ओव्यूलेशन एकदम अलग चीज हो गई और हाइड्रोसीयर। तो ओव्यूलेशन में तो अपन लोग क्या बता देंगे, ओव्यूलेशन में बच्चा क्या बताएंगे, ओव्यूलेशन में हम ये बताएंगे कि भाई पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 डे पे एलएच सर्ज होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। उससे पहले अपन इसमें ये भी बता सकते हैं पूरा कि जो अपना पोस्ट ओव्यूलेशन फेज है वो कितने दिन का है, ठीक है, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज कितना है, प्री ओव्यूलेशन फेज कितना है, ठीक है। ओव्यूलेशन के लिए हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जो मेजर हार्मोन है वो एलएच है, ठीक है। इसको पूरा अपन इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर अपन डायग्राम बना के आएंगे तो वो अपन को एक अच्छी मार्किंग दिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोसीयर पे। कितनी बार बता दिया अपन ने पहले जेरोसीयर पढ़ा था। ऐसे ही अपनी एक जो अपनी क्वेश्चन हिंदी में भी देख लो एक बार, निम्नांकित पर टिप्पणी लिखें, अंडोत्सर्ग और जलक्रमक, ठीक है। तो हाइड्रोसीयर मतलब जो पानी से नई जनरेशन अपनी बनेगी, तो अपन को इसमें भी पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरी वो जो चार्ट बनती है, ठीक है, कि इसके बाद ये प्लांट आएगा, इसके बाद ये प्लांट बनेगा, तो वो चार्ट अगर अपन एक्सप्लेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट तो वो अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है क्या। अब देखो मेरी बात आगे समझो, अपन ने करना क्या है, मेन अपना है, अपना जो मेन टारगेट है ना बच्चा, टारगेट क्या है, अपन को बोर्ड एग्जाम में जब अपन क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो मेन अपना टारगेट है कि अपन को मार्क्स अच्छे ऑब्टेन करना है। मतलब अपन को हार्डवर्क नहीं करना, अपन को स्मार्ट वर्क करना है। हार्डवर्क भी अच्छा है लेकिन कई बार अपन को अच्छे मार्क्स के लिए स्मार्ट वर्क करना होता है। आप देखो जब बात आती है अच्छे मार्क्स गेन करने की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम हमारी नोटबुक को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो सबसे अच्छा जो एक कॉपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना बच्चा, तो मैक्सिमम यूज़ करो। अगर अच्छा तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, यूसेज ऑफ, मतलब देखो फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो जब जब तुम नोटबुक्स में आंसर लिख रहे हो, ठीक है, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो, जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, ठीक है, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो अगर तुम किसी चीज़ का फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तुम क्या यूज़ कर सकते हो बताओ, उसके अलावा यूज़ कर सकते हो डायग्राम्स का, जिसके भी डायग्राम्स तुम्हें याद है, जो भी डायग्राम्स तुम्हें याद है वो डायग्राम्स बना के लिख सकते हो, ठीक है। जब हम डिफरेंस बता रहे हैं दो चीज़ों में तो हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है क्या, टेबल्स, ठीक है, ठीक है। अगर कोई अपने ही पता है कि अपन का हेडिंग है तो अपन उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट द हेडिंग, तो अपन हेडिंग को हाईलाइट कर सकते हैं एक बार पेन से लाइन खींच के, ठीक है क्या। ठीक है क्या, समझ आ रही है बात। बच्चे कई बार क्या होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं कि बच्चे कई तरीके के ना कलर्ड पेन लेके जाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड पेन से एक एक आंसर को बड़ा सजा के लिख रहे होते हैं। तो उस केस में कई बार क्या होता है बच्चा, आप ध्यान रखा करो, कई बार आपका पेपर छूटने की संभावना रहती है जब आप बहुत ज़्यादा सजा सजा के लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ऐसे 10-15 तरीके के पेन मत लेके जाना, ठीक है। मतलब कोशिश ये करो कि जो आप लिख रहे हो उसको अच्छा रिप्रेजेंट हो, ठीक है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपन वहाँ पे एकदम बहुत ही सजा सजा के लिख रहे हैं, अपना पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपन को दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है, ठीक है क्या बच्चा। तो ये स्ट्रेटेजी किसके लिए है, फॉर गुड रिप्रेजेंटेशन, फॉर ये है किसके लिए बच्चा, इसका रीजन क्या है, मतलब हम चाह क्या रहे हैं इससे, फॉर गुड रिप्रेजेंटेशन
फॉर गुड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है क्या? इससे क्या होगा बच्चा, इससे ये होगा कि जब एग्जामिनर तुम्हारी नोटबुक देखेगा तो वो एग्जामिनर इंप्रेस होगा, इससे अपन को अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। ठीक है क्या? यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है? ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये अपना हुआ बिहार बोर्ड का पेपर कंप्लीट। ठीक है क्या? पहले अपन ने देखे एमसीक्यूज, ये अपन ने बिहार बोर्ड का पेपर कंप्लीट किया। पहले अपन ने क्या किया, एमसीक्यू सॉल्व किए, फिर अपन ने क्या सॉल्व किया, सेक्शन बी के आए जिसके अंदर क्या क्या थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चंस थे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान ये करना है कि अपन को एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, फटाफट एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ओएमआर फिल करनी है, उसके बाद अपन ने शॉर्ट क्वेश्चन करना शुरू करना है। उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को तुम्हें अच्छे से आ रहा है तो तुम बहुत बड़े बड़े पेज भर रहे हो, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 3-3 पेज भरे हो, ऐसी गलतियां नहीं करनी। ठीक है, बड़े क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन की तरह करना है क्योंकि वो 5 नंबर के हैं, ये नहीं कि उनको छोटा कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो मतलब बैलेंस बना के चलना अपनी कॉपी राइटिंग में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो सभी लोग बढ़िया से रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से पेपर लिख के आना, बढ़िया से कॉपी बढ़िया भर के आना। ठीक है, अच्छे से आंसर रिप्रेजेंट करके आना, फिर तुम्हारे बढ़िया मार्क्स आएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चा, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अपन मिलेंगे फिर अगली क्लास में। ठीक है बच्चा पार्टी, जूलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, होप यू ऑल एंजॉय माय क्लास। ठीक है क्या? कोई भी दिक्कत हो तुम कमेंट्स में डाल देना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय सभी लोगों को। और बार बार एक ही बात बोलेंगे कि एग्जाम से पहले तो सबसे ज़्यादा विशेष काम आती हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।